शुरू करते हैं लुसेंट जी के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका, आपको बताना है। ऑप्शन है अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का। तो याद रखिएगा, इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो या होमर। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हेरोडोटस। दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, पॉलीबियस या टैसियस। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्यूसिडाइडिस। दोस्तों ये कथन थ्यूसिडाइडिस का है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द हिस्टरीज के रचनाकार का नाम क्या है? आपको बताना है द हिस्टरीज पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर हेरोडोटस। दोस्तों याद रखिएगा, द हिस्टरीज हेरोडोटस की रचना है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास के पिता या द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो उत्तर है हेरोडोटस से। दोस्तों याद रखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये यूनानी विचारक थे जिन्होंने द हिस्टरीज नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है हीगल, कार्ल मार्क्स, कल्हड़ या फिर बर्नी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कथन हीगल का है कि इतिहास अपने को दोहराता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ये कथन किसका है, आपको बताना है। तो सही उत्तर हीगल का कथन है। हीगल जर्मन आदर्शवादी विचारक था। इसका कहना है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। अगला है कि ये कथन किसका है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो आप सभी साथी जानते होंगे, इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स कि ये कथन कार्ल मार्क्स का है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्क्स का कहना है कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और ये शोषक और शोषित वर्ग के बीच चलता है। तो इसी पर आधारित ये ऑप्शन बी है कि मार्क्स का दृष्टिकोण इतिहास के बारे में ये है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है या संघर्ष का क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है हीगल, मार्क्स, एंजिल्स या लेनिन। तो सही उत्तर हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के द्वारा दिया गया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद को कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के कुछ सिद्धांत हैं, उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत ये मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? ऑप्शन है आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा।
दोस्तों याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा समझाया है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि इतिहास विगत की राजनीति है या इतिहास जो है ये भूतकाल की राजनीति है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये प्रसिद्ध विचारक सीले का कथन है, जो कहते हैं इतिहास बीती हुई राजनीति है या इतिहास विगत राजनीति है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर लेखक और इतिहास की परिभाषा का मिलान करना है आपको। देखिए, ओकशाट की परिभाषा है कि सच ये है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन की परिभाषा है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कालिंगवुड का कहना है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी का कथन है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो सही उत्तर 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। किस इतिहास दर्शन शास्त्री का कथन है कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शन आपके देखिए, गायम बतिस्ता विको, वेनेडिक्टो क्रोचे, ओसवाल्ड स्पेंगलर या आगस्ट कॉम्टे। तो सही उत्तर है बेनेडिटो क्रोचे। ये कथन बेनेडिटो क्रोचे का है कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कथन के रूप में है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है या इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच कभी न समाप्त होने वाला संवाद है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है E.H. कार, चार्ल्स फर्थ, कार्ल मार्क्स या V.A. स्मिथ। तो याद रखिएगा E.H. कार। E.H. कार का नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक के रूप में है। इनका कथन है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन संवाद है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो इसमें आपको बताना है BC का फुल फॉर्म क्या है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। दोस्तों, ईसा के जन्म के पहले की तिथियों को BC या बिफोर क्राइस्ट या हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। अगला है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? तो AD का पूर्ण रूप एन्नो डोमिनी होता है, यानी ईसवी सन। ईसवी सन को एन्नो डोमिनी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन देखिए, वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है या जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 50 ईसा पूर्व। दोस्तों, ये वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। तो ऐसे आप देखिए कि ईसा पूर्व जो है उल्टा चलता है, इसी कारण 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 11वीं शताब्दी ईस्वी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझने के लिए है कि 1000 ईस्वी पूछ रहा है, मतलब 1000 AD। तो याद रखिएगा 1015 AD ये 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये ईसा पूर्व में नहीं आएगा क्योंकि प्रश्न में आपसे ईस्वी पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि सूची 1 का सुमेलन सूची 2 से कराइए। इसमें सूची 1 में संवत्सर और सूची 2 में किस समय से गणना की गई है उसके बारे में आपको मिलान करना है। तो देखिए,
विक्रम संवत्सर 248 ईस्वी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विक्रम संवत्सर 248 ईस्वी, यहाँ पर देखिए अब से सही से विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से हुआ था। शक संवत्सर की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 78 ईस्वी से हुई थी। और गुप्त संवत्सर की शुरुआत कब से हुई है आपको बताना है। तो गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी से और कलि संवत्सर की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण संवत्सर या संवत का मिलान जो है किस समय से गणना की जाती है इसके बारे में आपको करना है। तो आप जानते हैं विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से, गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी से और कलि संवत्सर की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से हुई है। तो सही उत्तर 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब से? 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व से? तो सही उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। विक्रम संवत जो है ये कब से प्रारंभ हुआ है? तो आप जानते हैं कि विक्रम संवत का प्रारंभ दोस्तों 57 ईसा पूर्व से हुआ है और कई जगहों पर इसमें 58 ईसा पूर्व का उल्लेख भी आता है। कई स्रोतों में 57 ईसा पूर्व और कई जगहों पर विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो इसमें जो है ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है। अधिकतर जो है 57 ईसा पूर्व को ही माना जाता है विक्रम संवत का प्रारंभ, लेकिन कई जगहों पर 58 ईसा पूर्व भी इसका उल्लेख आता है। अगला प्रश्न है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कि शक संवत का जो प्रारंभ है ये कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, इसके शासनकाल 78 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न आसान सा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग या नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो ये आपको जानना चाहिए दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये आपके शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं गुप्त संवत यानी 319 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है आपको बताना है। गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन ए। याद रखिएगा गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो उत्तर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, गुप्त संवत 319 से प्रारंभ हुआ और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो यहाँ पर देखिए विक्रम संवत का जो प्रारंभ है दोस्तों, आप जानते हैं विक्रम संवत कहीं कहीं पर इसका उल्लेख 57 ईसा पूर्व है और कई जगहों पर 58 ईसा पूर्व। अधिकतम जो सर्वमान्य है वो 57 ईसा पूर्व ही है, लेकिन विकल्प देखिए तो शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो शक संवत है इसका प्रारंभ 78 ईस्वी से होता है और कब? तो आप जानते हैं
कि शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था, ये 2 सही है। गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये सही है। तो यहाँ पर अगर आप विकल्प देखेंगे तो 2 और 3 नहीं है, 1, 2, 3 है। तो यहाँ पर 1 को भी सही मान लेते हैं कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। तो इस आधार पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ, ये सही नहीं है। 1206 से गुलाम वंश से भारत में मुसलमान शासन का युग शुरू होता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, आपको बताना है। तो उत्तर है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है। ऑप्शन है विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकूटक संवत या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर त्रैकूटक संवत। दोस्तों, त्रैकूटक संवत जो है ये कलचुरियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। उत्तर है विक्रमादित्य खष्टम ने। याद रखिएगा, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य खष्टम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का जो है श्रेय प्राप्त है या किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ऑप्शन आपके हैं धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन। तो सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। इन्होंने एक नए लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, आपको बताना है। तो आप जानते हैं दोस्तों, देखिए शक संवत का वर्ष पूछा गया है दिसंबर 2009 में। तो आप 2009 में से 78 घटा देंगे, क्योंकि 78 ईस्वी से आप जानते हैं कि 78 ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ हुआ था। तो 2009 में से जब 78 आप घटाएंगे तो 1931 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा। तो आप जानते हैं विक्रम संवत जो है 57 या 58 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर आप देखिए विक्रम संवत 2070 में से 57 घटा देंगे तो 2013 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में जब रूपांतरित करेंगे तो ये 2013 ईस्वी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आसान सा प्रश्न है, विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। तो यहाँ पर आप विक्रम संवत और शक संवत में तो आप देखिए 57 ईसा पूर्व प्लस 78, 57 और 78 135 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच 135 वर्षों का अंतर है। अगला प्रश्न है, पुलिकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कितना होगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 600। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 465 और इसमें 135 जोड़ देंगे तो ये 600 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शाके यानी शक संवत क्या होगा। तो आप इसको निकालिएगा, सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, ये 1928 शाके हो जाएगा।
अगर कैलेंडर में 2063 विक्रम संवत है तो शक संवत में ये 1928 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति यानी स्ट्रैटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए जो है प्रयुक्त की जाती है? तो सही उत्तर है भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेपों को समझने के लिए पुरातत्व विज्ञान में स्तर विन्यास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? आपको बताना है। तो उत्तर है आपका विलर्ड लिब्बी ने। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन 14 या कार्बन 14 डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग निर्धारण है उस पद्धति का विकास एक वैज्ञानिक है विलर्ड लिब्बी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा जो है प्रक्रिया या क्या अपनाया जाता है, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो सही उत्तर कार्बन 14 या कार्बन 14 डेटिंग। दोस्तों, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों के काल निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग जो पद्धति है वो अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती है? जीवाश्म, पौधे, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर जीवाश्म यानी फॉसिल्स के डेट निर्धारण या आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहास का अंत और इतिहास का प्रारंभ तब माना जाता है जब? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया या लिखना सीखा तब प्रागैतिहास का अंत और इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 600 ईसा पूर्व से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि सिंधु सभ्यता, दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रमाण मिलता है वो क्या है? लेखन, तांबा, कला या मिट्टी के बर्तन बनाना। तो सही उत्तर है लेखन। हालांकि सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसे भाव चित्रात्मक लिपि के अंतर्गत रखा जाता है। इस आधार पर सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें लेखन का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के अनुरूप है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च को। दोस्तों, शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है उसमें चैत्र का महीना जो है प्रथम माह होता है, उसमें चैत्र का प्रथम दिन जो सामान्य ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है उसके 21 मार्च अथवा 22 मार्च के अनुरूप होता है। अगला प्रश्न है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? तो सही उत्तर ये विद्वान हैं सेलेरेसियस। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इतिहास को बहुत ही आसानी से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भागों में 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का या पढ़ने का रिवाज सेलेरियस नामक विद्वान ने शुरू किया था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? फाहियान, ह्वेनसांग, अल-मसूदी या अल-बरूनी? तो सही उत्तर अल-बरूनी। दोस्तों, गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना अल-बरूनी के द्वारा दी गई है।
तो ये था आज का वीडियो लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास का प्रारंभिक अध्याय सामान्य परिचय, और इसमें शामिल सभी प्रश्न